देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं? सबसे पहले इसमें तुम्हारा दिया हुआ है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा सिंपल है, फ्रिक्शन तुम्हारा जो लग रहा है इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और इसका ये एक नॉर्मल तुम्हारा लग रहा है, तो इसके वजह से इसका रिजल्टेंट एक होगा ना, एस क्या होगा, एस तुम्हारा देखा जाए तो रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बोलो। ये बात समझ में आ रहा है? एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ आर लगा है और यहाँ एफ है ना, और यहाँ तुम्हारा एस लगा हुआ है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि एस यहाँ पे है और इसको शिफ्ट कर देंगे, ये वाले को शिफ्ट करके ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि वेक्टर को तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो ये तुम्हारा एफ हो गया, ये आर हो गया, तो देखो ना पाइथागोरस से, और ये एस हो गया, तो एस इज इक्वल टू रूट अंडर आर, आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो गया ना, बोलो। तो एस रिजल्टेंट यहाँ पे बोला जा रहा है, रिजल्टेंट किसका किसका, जो फोर्स यहाँ पे है, एस, एस क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट किसका है, एफ और आर का। एफ क्या है तुम्हारा, फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स तीन तरह का हम बताए थे, फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा तीन तरह का बताए थे। सबसे पहला क्या बताए थे कि स्टैटिक, और दूसरा बताए थे लिमिटिंग, और एक बताए थे तुम्हारा काइनेटिक, जब चलना शुरू करेगा तो काइनेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको यहाँ पे जो एफ डिनोट कर रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन डिनोट कर रहा है, देखो एफ जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो आर तुम्हारा नॉर्मल सिंपल है, हर चीज में तो आर पढ़ी हो, उसमें पहले भी पढ़ रही थी आर, नॉर्मल रिएक्शन, तो आर या एन वही बात है। तो इस दोनों का रिजल्टेंट एस बोलते हैं, और एस और आर के बीच का एंगल को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तुम्हारा आर को लिख दिए, ये आर तुम्हारा फोर्स लगा, और इधर क्या फोर्स है, ये वाले एफ को हम लोग इधर लिख देते हैं, एफ फोर्स को इधर लिख देते हैं, एफ लिख दिए, और एस जो तुम्हारा ये है तुम्हारा एस, और ये एंगल थीटा है ना, थीटा। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने वाला p होता है तो f बाई आर हो जाएगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू f बाई आर, बोलो। अब f का वैल्यू तुम लोग बताओ, f का वैल्यू जल्दी बताओ, f का वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन है यहाँ पे, f इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो f का वैल्यू हम लोग जानते हैं म्यू इंटू आर, या नॉर्मल म्यू इंटू आर, बोलो। तो म्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पे, म्यू का वैल्यू तो म्यू ही है, सिंपल म्यू लिमिटिंग लिखें या म्यू लिख देते हैं, सिंपल वही बात है, इंटू एम, आर का वैल्यू एम जी हो जाएगा क्या, और इस आर का वैल्यू तो एम जी दिया ही हुआ है, तो अगर यहाँ पे ये दोनों को पुट कर दे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ के जगह पे म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम जी, बोलो। तो यहां से एम जी कैंसिल हो गया, म्यू आ गया क्या, तो जो तुम्हारा दिया रहता है म्यू का वो tan थीटा के इक्वल भी कर सकते हैं। म्यू का हमेशा वैल्यू देखना बहुत छोटा होता है, बता चुके हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, उससे छोटा होता है ना, तो tan थीटा म्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमको डायरेक्ट निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू लिखेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा आ जाएगा, इसको याद रखना है तुम लोग को, ठीक है। अब म्यू जो इसको क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देंगे,
कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल। टेंजेंट मतलब टेन लेना एंगल का, एंगल थीटा है, इसका टेंजेंट ले लेना मतलब टेन ले लेना, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ये ब्लॉक था ना तुम्हारा, यहाँ पे क्या लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, नॉर्मल या आर से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे तुम्हारा फोर्स था एफ, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, और यहाँ कोई फोर्स से तुमको मान लेते हैं पी फोर्स से इसको खींचा जा रहा है, या तो ये परपेंडिकुलर ये है एक दूसरे के, तो पाइथागोरस से हम क्या बोल सकते हैं, एस इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, बोलो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बोल सकते हैं। अब आर का वैल्यू तो पता है ना हमको, आर का वैल्यू क्या होता है, आर इज इक्वल टू एम जी होता है, और एफ इज इक्वल टू यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहा है तो म्यू एम जी हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू रूट अंडर एम जी का स्क्वायर प्लस म्यू एम जी का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम जी का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एम जी बाहर आ जाएगा, रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1, बोलो, म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू 0 कब होगा, इफ म्यू इज इक्वल टू 0 देन सरफेस इज स्मूथ, सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा ना, बोलो, सरफेस स्मूथ हो जाएगा। तो जब सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम जी के इक्वल आ जाएगा कि नहीं, एम जी रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये एम जी ही ना आ गया, तो सबसे मिनिमम वैल्यू यही हो सकता है। तो अगर हम पूछ दे कि रेंज ऑफ एस क्या होगा, रेंज ऑफ एस या रिजल्टेंट फोर्स, एस को रिजल्टेंट फोर्स भी ना बोलते हैं, तो क्या हो सकता है, सबसे छोटा वैल्यू तो इसका एम जी हो सकता है, एम जी हो सकता है, और एस इसके और इसके बीच में हो सकता है, किसके बीच में, एम जी सब मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ये वाला म्यू स्क्वायर प्लस 1, बोलो, बात समझ में आ रहा है, रेंज निकालना है तो कि कहां से कहां तक वैल्यू लाई करेगा इसका, यहां से यहां तक लाई करेगा, बोलो, जाएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगता है ना, यहाँ पे नो फ्रिक्शन हो जाता है, म्यू 0 होता है तो नो फ्रिक्शन होता है ना, स्मूथ सरफेस पे नो फ्रिक्शन। चलो इसको एंगल ऑफ रिपोज किसको कहते हैं, पता है तुम लोग को, कोई आइडिया है, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे स्मूथ सरफेस नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शन सरफेस है, तो एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। देखो, एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन से मतलब है इंक्लाइंड प्लेन का एंगल क्या होगा, विथ हॉरिजॉन्टल सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जिस वक्त स्लाइड होगा शुरू, मतलब गिरना जिस वक्त शुरू होगा, एग्जैक्ट उसी टाइम में जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इसका रिलेटिव मोशन, मोशन इसका किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, तुम ही लोग बोलो, फ्रिक्शन इसका किधर लगाएंगे हम, फ्रिक्शन इसका
मोशन के अपोजिट में, जिस वक्त स्लाइड होगा उसके अपोजिट में लगेगा, ये फ्रिक्शन हो गया इसका। और रिलेटिव मोशन, इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा। तो मान लेते हैं हम बोले तुमसे कि ये इसका mg है, mg है ना, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं mg cos अल्फा हो जाता है। और ये कंपोनेंट क्या हो जाता है जो इसको गिराएगा इस तरफ, mg sin अल्फा हो जाएगा क्या, mg sin अल्फा हो जाएगा। अब देखो जिस वक्त गिरेगा उस वक्त तुम्हारा क्या होगा, ध्यान देने का बात है, फ्रिक्शन फोर्स F जिस वक्त गिरना शुरू होगा उस वक्त जस्ट फ्रिक्शन फोर्स के बराबर क्या होगा, mg sin अल्फा होगा ना, उसी वक्त ना ये होगा वैल्यू। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F का वैल्यू का मतलब क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, अब सोचना है तुम लोग को नॉर्मल क्या होगा। तो नॉर्मल यहाँ से डायरेक्ट मिल गया हमको क्या, कि म्यू नॉर्मल के बराबर हम लिख सकते हैं कि mg cos अल्फा लिख सकते हैं। बोलो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos अल्फा। अब ये कंडीशन कब है, जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाला, जिस वक्त स्लाइड होने वाला होगा वो उस वक्त का कंडीशन है, उस वक्त फ्रिक्शन और ये वाला वैल्यू इक्वल होगा। अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, बोलो F के जगह पे हम क्या लिखेंगे, F के जगह पे हम म्यू mg cos अल्फा लिखेंगे इज इक्वल टू mg sin अल्फा लिखेंगे। अब देखो यहां से mg और mg कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से तुम्हारा मिल गया म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा मिला क्या, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा आया। बोलो डाउट है किसी को, जब ये पता चल F/R जान रहा है और यहाँ tan अल्फा हो गया इसी के बराबर, और इसके बराबर मेरा क्या हो गया, म्यू हो गया कि नहीं, और इसके इक्वल मेरा थीटा भी हो गया कि नहीं, tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा और tan अल्फा कब इक्वल हो जाएगा, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात आएगा, व्हेन लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट, व्हेन लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट। देखो सब एक दूसरे के इक्वल ही आ रहा है यहाँ पे, कब लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात हो रहा है तब, पीछे से ये 30 डिग्री बना रहा है, यही बोल रहा है ना। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, तो हम सिंपल तो जान रहे हैं tan 30 अगर करेंगे, tan 30 लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के इक्वल हो रहा है। और स्टार्ट स्लाइडिंग बोल दिया है तो लिमिटिंग वाला ही बात बोल रहा है कि स्टार्ट स्लाइडिंग, तो tan 30 इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू का वैल्यू पूछा है ना, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है क्या, इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। come back to rest at the bottom if coefficient of friction for lower half, क्या कुछ है क्वेश्चन में, देखो ध्यान देना, तुम्हारा बोल रहा है यहाँ पे है कि एक ब्लॉक है, यही ना है, और यहाँ एंगल थीटा दिया हुआ है, और इसके टॉप से गिर रहा है ना, टॉप से कोई ब्लॉक गिर रहा है, बोल रहा है upper half of inclined plane at plane of inclined 30 is perfectly smooth। जो आधा जो है ये वाला, मान लेते हैं ये वाला जो आधा है, मान लेते हैं ये पूरे लेंथ को हम एल मान लेते हैं, तो इसको हम एल मान लेते या S/2 मानते हैं इसको, और यहां तक को हम S/2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, S टोटल है तो S/2 इसको, S/2 इसको, बोलो आधा आधा हो गया,
थीटा दिया हुआ है और मास m है, इसका मान लेते हैं मास m दिया होगा, ब्लॉक गिर रहा है। अब जहां से गिरना शुरू होगा, यहाँ पे इनिशियली गिरना शुरू हो गया तो u0 होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, अपर में है, अपर में, और ये स्मूथ है, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला स्मूथ है, और ये जो सरफेस है तुम्हारा वो क्या है, रफ है ना। तो स्मूथ है यहाँ पे और गिरना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u0 हो जाएगा, और यहाँ पे v कुछ ना कुछ होगा। तो इसके लिए तो अलग इक्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन मेरे पास अलग आएगा, उसका एक्सेलरेशन अलग आएगा। इस पार्ट के लिए देखो, टॉप पार्ट के लिए, यहां से यहां तक के लिए देख रहे हैं, टॉप पार्ट के लिए यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है तो अपोज नहीं करेगा, फ्रिक्शन नहीं है तो अपोज नहीं करेगा, तो अपोज नहीं करेगा, तो यहाँ मान लेते हैं कि एक फोर्स तुम्हारा mg cos अल्फा लगा होगा, cos थीटा लगा होगा, थीटा लिए है तो, और यहाँ mg sin थीटा लगा होगा। तो देखो इसका फोर्स ये लगा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके लिए एक्सेलरेशन क्या लेंगे, टॉप के लिए फर्स्ट वाला मान लो ये स्मूथ सरफेस के लिए है, स्मूथ वाला के लिए, तो इसके लिए एक्सेलरेशन मेरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा a इज इक्वल टू जी साइन थीटा ले लेंगे। अब मेरे पास v मालूम है, v नहीं मालूम है मान लेते हैं, u मालूम है और a मालूम है और s मालूम है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा देंगे क्या, इसके लिए स्मूथ सरफेस के लिए। अब एक्सेलरेशन हमको पता है कि नहीं, अब v का वैल्यू नहीं मालूम है, तो v का वैल्यू रख देंगे v स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू मालूम है क्योंकि इनिशियली रेस्ट से ही ना शुरू हुआ होगा, और 2 एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा g साइन थीटा, और s का वैल्यू मेरा हम लिए हैं कि s/2 है, चलो ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 को कैंसिल करो, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, g साइन थीटा, और s यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एस जी साइन थीटा आ गया। अब यहां से के लिए देख रहे हैं, रफ के लिए देखो, रफ सरफेस के लिए, रफ सरफेस यहां से शुरू हुआ है, तो रफ में क्या होगा, इसको फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा, रफ सरफेस जो होगा यहां से यहां तक में फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, अपोज करेगा इसको, तो अपोज फ्रिक्शन फोर्स कितना से करेगा, म्यू mg cos थीटा हो जाएगा क्या, क्योंकि म्यू इंटू नॉर्मल, तो नॉर्मल का वैल्यू ये है mg cos थीटा, और इधर जाएगा गिरेगा किससे, mg sin थीटा से। तो यहां से ये वैल्यू एक्सेलरेशन यहाँ बोला जाए कि एक्सेलरेशन क्या है, तो m और m दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन g sin थीटा से क्या माइनस होगा, उसको अपोज जो कर रहा है वो माइनस होगा, तो अपोज क्या कर रहा है, म्यू जी cos थीटा अपोज कर रहा है क्या, बोलो यहां तक समझ में आया। अब जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे v होगा, इसके लिए ये u हो जाएगा क्या, ये वाला जो पॉइंट v और u, इसके लिए यहाँ पे जो v है और इसका u दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया क्या, क्योंकि उस पॉइंट पे उसको u जो v इसका है उसको मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाएंगे। अब देखो ये बोल रहा है कि रेस्ट में चला जाएगा बॉटम पे, तो बॉटम पे रेस्ट पे जाएगा तो v का वैल्यू 0, क्योंकि बॉटम पे रेस्ट पे जाएगा ना, देखो यहाँ पे ये बोला है कि बॉटम पे रेस्ट पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यू स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर देखो, यू स्क्वायर तो तुम्हारा ये वाला वैल्यू है, अब यू स्क्वायर रहने दो, नहीं समझ में आ रहा है तो, और 2 का वैल्यू लिखो, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस का वैल्यू क्या है, s/2 है क्या, और 2 को कैंसिल करो। अब एक तरह से बोल सकते हैं ये एक दोनों के इक्वल है, ये एक दोनों को इक्वल है, वी स्क्वायर इसका और ये दोनों इक्वल है, अभी तो बोले v इसका और इसको इक्वल करेगा, तो v
इज इक्वल टू यू लिख सकते हैं क्या? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं। एस तो है ना तुम्हारा 2 इंटू एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या है? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा है, और एस बाई 2 तो हाफ गया है, और यहाँ पे ये माइनस यू का वैल्यू है ना। अब इसको हम लोग ये जीरो कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो कर दो और इसको प्लस यू स्क्वायर कर दो, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर है ना वैल्यू। तो देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर का वैल्यू वी स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल होगा, तो इसको ले जाके यहाँ पे रख देते हैं। इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो वी स्क्वायर और यू स्क्वायर, वी और यू इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट जो है वी और यू इक्वल है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो कि जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस है, तो एस रहने दो, प्लस यू स्क्वायर का वैल्यू वी स्क्वायर के इक्वल है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यहाँ पे एस जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो एस जी कॉमन कर दो, तो यहाँ साइन थीटा बचा, और यहाँ माइनस म्यू कॉस थीटा बचा, और यहाँ साइन थीटा बचा इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 साइन थीटा हो जाएगा ना, 2 साइन थीटा, अब दूसरे तरफ भेजेंगे म्यू को, तो म्यू कॉस थीटा हो जाएगा क्या? अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 टेन थीटा नीचे में लाएंगे कॉस थीटा को, तो 2 टेन थीटा हो जाएगा क्या? इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा क्या? बोलो, 2 टेन थीटा के इक्वल आ गया म्यू। वैसे भी हो जाता अगर निगेटिव